हेलो हेलो हेलो। सो बेसिकली हमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री रिवाइज करना है। ये चैप्टर बस जेई एडवांस में होता है, इनऑर्गेनिक के अंदर आता है। इसका ना ही कोई कंसेप्ट मेनली मेंस में यूज होता है, ना ही ये चैप्टर डायरेक्टली मेंस में आता है। तो इसको हम इतने डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे जितना हम एडवांस में रिक्वायर्ड है कि बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, और मे बी लाइक असर्शन रीजनिंग, उतना हम ये चैप्टर पढ़ के खत्म करेंगे। तो environmental chemistry is the branch which deals with chemical phenomena occurring in the environment। फिर एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स होते हैं: एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर, मीसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर। ये याद रखोगे तो अच्छा है। मीसोस्फियर सबसे कोल्ड होता है, और O3 होता है स्ट्रेटोस्फियर में, और हम रहते हैं ट्रोपोस्फियर में। तो ये चीज याद कर सकते हो तो कर लो, ट्रोपोस्फियर में हम रहते हैं और ओजोन स्ट्रेटोस्फियर में होता है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर हम ये चैप्टर में मोस्टली पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो एनवायरनमेंट में अपने फॉर्म होते ही आ जाते हैं। जैसे सपोज कोई व्हीकल चल रहा है, उसमें से जो एमिशंस होते हैं वो सीधा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, उसके साथ कोई रिएक्शन या ट्रीटमेंट नहीं होती। जैसे नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में रहती है वो कंबशन के टाइम ऑक्सीजन से कंबाइन होके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाती है, जो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट है। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक पोल्यूटेंट है एमिशंस का। और कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रॉब्लम क्या है, ये एक क्वेश्चन आ सकता है असर्शन में, कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है। मतलब हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, तो फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट क्यों करेगा? तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेगा, बट ऑक्सीजन अगर रिएक्ट नहीं करेगा तो ऐसे ही हमारे बॉडी में रहेगा और ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो हम यूटिलाइज नहीं हो पाता। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट पॉइजन बोलते हैं, क्योंकि उसके कंबशन के बाद ना ही वो दिखती है और वो ओडरलेस भी होती है, पार्शियल कंबशन के टाइम पे बनती है। बट ये धीरे धीरे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम करती है, जिससे ऑफकोर्स हमारी बॉडी को डैमेज होता है। ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। एक एग्जांपल है पैन, जो फोटोकेमिकल स्मोक के रिएक्शन के टाइम पे बनता है। ये मैंने आगे लिखा होगा। ओजोन लेयर हमारी कैसे डिप्लीट होती है, तो इसके भी बहुत सारे रीजन होते हैं। एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड से हो सकती है, या तो CFC से हो सकती है। और भी होते हैं, बट हमारे कोर्स में जितना एडवांस हमें रिक्वायर करता है इतने ही है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड से कैसे होती है, ओजोन के साथ रिएक्ट करके NO2 गैस बनाती है। NO2 हमारा एसिड रेन में भी कंट्रीब्यूट करता है, और फिर NO2 हमारा सिंगल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वापस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो हमारा ओजोन तो कंज्यूम हो रहा है, बट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जितना खर्च हुआ उतना ही वापस बन गया। The NO react with O3, so amount of ozone decreases. The NO2 react with oxygen atoms available in the stratosphere producing back NO। तो एग्जैक्ट रिएक्शन से याद नहीं है तो भी ठीक है, बट ये याद होना चाहिए कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मेरा ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसको डिप्लीट करता है और NO2 बनाता है, और NO2 मेरा लोन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वापस NO बना देता है। नो NO इज कंज्यूम्ड बट ऑक्सीजन इज डिप्लीटेड, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये CFCs और फ्रियॉन्स कैसे अफेक्ट करते हैं हमें? फ्रियॉन्स को CFC सेम चीज बोल सकते हो हमारे कोर्स के हिसाब से। फ्रियॉन्स UV की रेडिएशन में डिकम्पोज होते हैं ऐसे कि सपोज ये एक फ्रियॉन है
CF2Cl2, इसको मैं यूवी में डालूं तो मेरा फ्री रेडिकल कार्बन बना, फ्री रेडिकल क्लोरीन बना। और ऐसे भी बन सकता है फ्री रेडिकल क्लोरीन। पर प्रॉब्लम ये देखो, फ्रीऑन को हम अगर यूवी में डालते हैं तो फ्री रेडिकल क्लोरीन बनाता है। और फ्री रेडिकल क्लोरीन हमारा ओजोन के साथ रिएक्ट करता है ऐसे। जिसमें भी देखो हमने एनओ पढ़ा, एनओ में एनओ रीजनरेट हो रहा है, फ्रीऑन से हम क्लोरीन का फ्री रेडिकल निकाल रहे हैं। और फ्री रेडिकल भी ये रिएक्शन में रीजनरेट हो रहा है कि तुम पहले Cl डॉट को ओजोन से रिएक्ट करवा के ClO डॉट प्लस O2 बना दो, और ClO डॉट को फ्री ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वापस क्लोरीन डॉट बना दो, क्लोरीन डॉट तो रीजनरेट हो गया। तो बेसिकली डेटा ये है कि एक मॉलिक्यूल CFC कैन डिस्ट्रॉय मोर देन 1000 ओजोन मॉलिक्यूल्स इन द स्ट्रेटोस्फियर। इसलिए ये बहुत हार्मफुल चीज होती है। अभी तो बैन है 1980 से, बट फैक्ट है। इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये तो जनरल नॉलेज है, बट फिर भी ओजोन रेडिएशन damages the cornea and lens of the eye. Ozone radiation affects plant proteins and reduces chlorophyll. ये स्टार्ट कर दो। UV radiation upsets the heat balance of the earth, and ozone is responsible for balancing the amount of oxygen and carbon dioxide. ये तो लिख ही सकते हो। यूजेस है ओजोन के, एक बार एग्जाम के पहले देख के चले जाओगे तो भी दिमाग में हाथ रह जाएंगे। एडवांस में ही है वैसे भी ये टॉपिक, तो तुम एडवांस के में भी एक वीक पहले इसको तुम मे बी 2-3 घंटा मैक्सिमम दे दो। फिर तुम्हें एडवांस के लिए सेट होगा। इससे असर्शन आ गया, मल्टी करेक्ट आ गया। मल्टी करेक्ट में मैंने पूछ लिया इनमें से कौन से ओजोन के काम है, तो क्वेश्चन बन सकता है। ये एक फैक्ट है कि ओजोन लेयर मेरा एंटार्क्टिका में जो है वो क्लोरीन नाइट्रेट की वजह से है, ClONO2। और ये भी फ्री रेडिकल क्लोरीन बना रहा है हमारा। ClONO2 जब HCl के साथ रिएक्ट करता है, जो गैस एटमोसफियर में रहती है, तो ये नाइट्रिक एसिड बनाता है एनहाइड्रस, और क्लोरीन गैस निकालता है। और क्लोरीन गैस की रिएक्शन हमें पता है ये कैसे डैमेज करती है। स्प्रिंग सीजन में होती है रिएक्शन। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है कि अंटार्कटिका में जो गैप बन रहा है वो क्लोरीन नाइट्रेट की वजह से, ClONO2। एसिड रेन, एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन में एसिड्स होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और थोड़ा सा HCl, जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन जो हवा में होते हैं वो पानी के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो फिर वो एसिड्स बनते हैं। फिर एसिड प्रेसिपिटेट करके जब गिरती है तो उसको हम एसिडिक रेन कहते हैं। एसिड रेन का पीएच 4 से 5 होता है, ये याद रख सकते हो। फिर ये कुछ रिएक्शंस है कि जो हवा में ऑक्साइड्स है वो एसिड्स कैसे बनाते हैं। से NO है, वो NO2 बनाता है, ये हमने ऊपर देखा। NO2 फिर NO3 बना रहा है। देखो NO2 अगर O के साथ रिएक्ट करता है तो फिर हमें NO वापस आता है, बट ये ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें NO3 मिल रहा है। और फिर NO2 प्लस NO3 हमारा बना रहा है N2O5। और N2O5 एसिडिक होता है तो उसको पानी के साथ रिएक्ट कराओगे तो नाइट्रिक एसिड। इसको एज अ चेन याद रख सकते हो कि NO से स्टार्ट होती है मेरी चेन। हाँ, NO ने ओजोन के साथ रिएक्ट किया तो NO2 बना, NO2 ने ओजोन के साथ रिएक्ट किया तो NO3 बना, NO3 ने फिर और रिएक्ट किया तो मेरा बना N2O5, और N2O5 को मैंने पानी में डाला तो मेरा बना HNO3, और ये एसिडिक होता है। HNO3 comes down with rain। CO2 का तो हमें पता ही है, पानी में डिजोल्व होकर वो कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ये इतना एसिडिक नहीं होता, बट रिएक्शंस हो रही होती हैं। फिर सल्फर की रिएक्शन है कि SO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो SO3 बनाती है, जो पानी के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनाती है। ऐसे चेन में याद रखोगे तो अच्छे से याद रहेगा। बस एग्जैक्ट रिएक्शंस तो वो पूछेगा नहीं, क्वेश्चन मार्क दे के पूछेगा। और हमें मेन प्रोडक्ट से कंसर्न है।
ऐसे चीन में याद रखना ज्यादा इजी है, ऐसे मुझे लगता है. The HNO3 and H2S4 combine with HCl present in the air to produce acidic precipitation which is known as acid rain. इसमें मोस्टली H2SO4 होता है, फिर HNO3 होता है, और फिर HCl होता है. HCl तो बहुत कम होता है. ये फैक्ट याद रख सकते हो कौन ज्यादा होता है. मे बी इसको ऐसे याद रख लो, याद करना है नहीं हो रहा है तो. इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, इसमें उससे कम है, और इसमें जीरो ही है, तो इसका परसेंटेज ऑलमोस्ट जीरो के पास रहता है. इसका इससे कम रहता है, और इसका सबसे ज्यादा रहता है. याद रखने की ट्रिक है. The normal pH water has 5.6 का pH, बिकॉज उसमें CO2 होता है. CO2 कार्बोनिक एसिड में एग्जिस्ट करता है. हमने ऊपर भी रिएक्शन देखी, CO+H2 कार्बोनिक एसिड बना. थोड़ा ही बाकी है. फिर इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, बिल्डिंग, स्टैचूज, मार्बल, लाइमस्टोन, ये सबको अफेक्ट करता है, तो बताइए. लाइम को तुम लाइमस्टोन को तुम एसिड के साथ रिएक्ट करो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है. प्लास्टर ऑफ पेरिस .12H2 होता है, बट ठीक है. Due to acid rain in plants, a higher concentration of SO2 makes the flower bud shift and makes them fall off, which dampens the reproductive health. इसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आएगा. आएगा तो ये रिएक्शंस के ऊपर आ सकता है, स्पेशली ये NO की है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, उसमें सारे ही आ रहे हैं. परसेंटेज में आ सकता है इससे. और ये रिएक्शन पे आ सकता है, ये चीज पे, कि अंटार्कटिका में जो होल है वो है क्लोरीन के नाइट्रेट की वजह से, ClO, NO3. फिर हम स्मॉग के बारे में पढ़ते हैं. स्मॉग होता है मेरा स्मोक प्लस फॉग. इसके भी दो कैटेगराइजेशन है, एक तो होता है केमिकल, नहीं तो होता है, एक तो होता है क्लासिकल, नहीं तो एक होता है फोटोकेमिकल. सॉरी. फोटोकेमिकल स्मॉग हमारा NO से कंसर्न है. इसमें भी नाइट्रोजन की रिएक्शंस हैं, कि NO पहले मेरा बनाता है NO2. NO2 मेरा यूवी में वापस NO बना है, और जो फ्री रेडिकल O है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके O3 बना देता है. Both NO and O3 are powerful oxidizing agents. These react with unburned hydrocarbons in the air to produce toxic compounds such as formaldehyde, PAN और acrolein. नाम है. अच्छा, ये तो हमें पता है ना कि ओजोन मेरा स्ट्रेटोस्फियर में यूवी ब्लॉक करता है, बट ओजोन मेरा ट्रोपोस्फियर में ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक होता है. तो हम हमारे लेवल पे उसको पोल्यूटेंट बोल सकते हैं. अगर ऐसा हो रहा होगा कि ट्रोपोस्फियर पे मेरा ओजोन डिप्लीट हो रहा है, तो उसको हम डिप्लीशन कहेंगे. बट अगर मेरा ट्रोपोस्फियर पे ओजोन बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, तो उसको हम पॉइजनिंग कह सकते हैं. बिकॉज यहाँ पे देखो, से यहाँ पे हमने क्या कहा, कि जो मेरा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है और ओजोन है वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है. पैन जैसे, जैसे पैन का ये स्ट्रक्चर है. पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, मतलब एक पेरोक्सी लिंकेज आएगा, एक एसिटिल ग्रुप आएगा, और एक नाइट्रेट आएगा. एसिटिल ग्रुप आता है मेरा CH3C डबल बॉन्ड O. O, ये पेरोक्सी लिंकेज आ गया, और इधर नाइट्रेट. एक्रोलीन का ये स्ट्रक्चर है. अब स्ट्रक्चर याद करोगे तो अच्छी बात है, बट क्वेश्चन बनना तो मुश्किल है. सीधा सीधा स्ट्रक्चर पूछेंगे. पैन का तो नाम से याद आ सकता है, परऑक्सी एसेटिल नाइट्रेट. एक साइड पे एसेटिल, बीच में परऑक्सी लिंकेज आ रहा है, फिर नाइट्रेट. और एक्रोलीन का याद कर दो. अल्डेहाइड ही है ना एक टाइप का, इधर ये H है, और इधर अल्कीन बॉन्ड है. These compounds are harmful to respiratory system and cause bronchitis. Bronchitis में हमारा जो ब्रोंकाई होता है लंग्स का, वो स्वेल हो जाता है. ब्राउनिश कलर, द कलर इज ब्राउनिश ड्यू टू NO2. NO2 मेरी ब्राउन कलर की गैस होती है, जो लेड नाइट्रेट के कंबशन है एक्सेट्रा एक्सेट्रा कंपाउंड पे बनती रहती है.
Photochemical smog is called oxidizing smog because it oxidizing agents are O3 and NO. O3 और NO मेरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं. It occurs in warm, dry and sunny climate and it is observed in cities जहाँ vehicle density ज्यादा है, क्योंकि तब जाके तो NO ज्यादा एटमॉस्फेयर में होगा ना. फिर केमिकल स्मॉग के बारे में हम पढ़ते हैं. केमिकल स्मॉग पहली बार लंदन में ऑब्जर्व हुआ था, तो उसको हम लंदन स्मॉग कहते हैं. SO2 प्लस फॉग, ये मेरी केमिकल स्मॉग बनाती है. और इससे ब्रोंकाइटिस होता है, वही हमने ऊपर डिस्कस किया. SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है, वही रिडॉक्सोलॉजी, तो इससे इसको हम रिड्यूसिंग स्मॉग भी कह सकते हैं. ये तो हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सल्फर, उसको मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करूँ तो SO2 गैस निकल जाती है. नहीं, हीट नहीं करना पड़ता, सॉरी, हीट मिलती है बाहर. लो टेम्परेचर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ SO2, तो क्लासिकल स्मॉग रिक्वायर्स कूल ह्यूमिड क्लाइमेट. इन दोनों के बीच में क्वेश्चन बन सकता है कि सपोज मैंने भूल दिया, क्लासिकल स्मॉग इज दिस स्मॉग ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग है, इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. तो क्या है, दोनों ट्रू है, हॉट भी लगता है और ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग भी होता है. तो बस डिफरेंसेस याद रखना, उसमें होता है NO और ओजोन, इसमें होता है SO2 और फॉग. ये रिड्यूसिंग होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग होता है. उसको लगता है हॉट और ड्राई और इसको लगता है कूल और ह्यूमिड. फिर सॉइल पोल्यूशन, बस सॉइल पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन बाकी है. सो सॉइल पोल्यूशन में पहले प्रॉब्लम होता था कि इंसेक्ट या रोडेंट कभी हमारे क्रॉप को खा गए, तो उनको यूज करने के लिए हम हार्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सब यूज करते थे. बट फिर हमने ऑब्जर्व किया कि ये सब हमारे सॉइल को पोल्यूट करते हैं, तो हमें इसी की स्टडी करनी है कि ये कैसे पोल्यूट करते हैं. पेस्टिसाइड वाला एक टॉक्सिक सिंथेटिक केमिकल होता है. पहले निकोटीन यूज करते थे जो सिगरेट्स में होता है. वर्ल्ड वॉर 2 के पहले, वर्ल्ड वॉर 2 में ऑब्जर्व किया कि DDT, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, is an effective compound for treating malaria and insect-borne disease. तो फिर DDT यूज करने लगे. तो फिर डी से धीरे धीरे उनको इम्यूनिटी हो गई, वो अडेप्ट करने लग गए. तो फिर वो ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स के मिक्स करने लग गए, जैसे एल्ड्रिन और डाएल्ड्रिन. बट ये सब इनसॉल्युबल बायोडिग्रेडेबल थे. तो टाइम के साथ साथ ये इनसॉल्युबल थे, तो हमारे बॉडी में गए पानी के थ्रू, क्रॉप्स के थ्रू. फिर उनमें हमें डैमेज हुआ, मेटाबॉलिक इश्यूज हुए, साइकोलॉजिकल इश्यूज हुए. तो इसको भी चेंज जैसे याद रखो कि पहले हम निकोटीन यूज करते थे, फिर हम DDT पे आए, फिर DDT पे हमने एल्ड्रिन और डाएल्ड्रिन मिक्स किया. After DDT, a new series of pesticides called organophosphates and organocarbons were used, जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बट इससे नर्व डैमेज होता है. तो ये हो गई पेस्टिसाइड की कहानी. चेन जैसे याद रखो, इसमें चेन में एक और डाल दो चलो, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और ऑर्गेनोकार्बोनेट्स. फिर हर्बिसाइड्स भी हैं, जो, देखो, जब प्लांट उगता है ना, तो उसके बाजू में छोटे छोटे हर्ब जैसे वीड वगैरह उड़ने लगती है, जो मेन प्लांट से न्यूट्रिशन खींचते हैं. तो हम ऐसे हर्बिसाइड यूज करते हैं जो छोटे छोटे प्लांट को मार पाए. तो उसमें हम ये, या फिर ये यूज करते हैं. आई डोंट थिंक ये याद करने की जरूरत है, ये DDT जो मैंने बताया था, अगर नाम पता है तो आ ही जाएगा. डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो और ये इथेन. तो ये नाम रखने की जरूरत नहीं है, बट ये याद रखना कि हर्बिसाइड मैमल्स को टॉक्सिक हो सकते हैं. फिर वाटर पोल्यूशन मोस्टली हम तब डिफाइन करते हैं जब पानी में ऑक्सीजन एक तो कम हो जाए और वो फोटोसिंथेसिस ना कर पाए एक्वेटिक प्लांट्स अच्छे से. इफ द लेवल ऑफ O2 in water decreases, we say that water is getting polluted. If concentration of O2 is less than 6 parts per million, पानी के अंदर की मछलियां नहीं जी पाएंगी.
फैक्ट है। डिटर्जेंट्स और फर्टिलाइजर्स में क्या प्रॉब्लम होता है फिर? इनमें फॉस्फेट्स हो सकता है। फॉस्फोरस को पानी में डालने से इन फॉर्म ऑफ फॉस्फेट का आयन एनकरेजेस फॉर्मेशन ऑफ एल्गी। फिर एल्गी मेरी पानी के सरफेस पे रहेगी। पानी की सरफेस पे अगर वो रही तो ऑक्सीजन मेरा बाउंस ऑफ होके निकल जाएगा ना। डिजॉल्व होगा कैसे? कोई बीच में आ रहा है तो। इसको भी चेंज जैसे याद रखो, PO4 है, ये एल्गी बनाती है, और एल्गी मेरी O2 को अंदर घुसने नहीं देती। ये लॉजिक बेस्ड चैप्टर है पूरा, ऐसे याद होगा। रिएक्शंस तो इतनी कुछ है नहीं इसमें। ये प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन, वही असर्शन बन सकता है, यूट्रो व्हाट इज यूट्रोफिकेशन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट PCB एक चीज होती है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल, जो कार्सोजेनिक होती है, कैंसर कॉजिंग। फिर पानी, पीने के पानी के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? पीने के पानी के स्टैंडर्ड्स में हम ऑलमोस्ट 1 ppm तक का फ्लोराइड डालते हैं, ताकि टूथ डिके से हमें प्रोटेक्शन मिले। बट अगर फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो फिर वही फ्लोराइड टूथ डिके करने लगता है, और फिर हमारे लिए पॉइजनस हो जाता है टीथ को, अराउंड 10 ppm। ये एग्जैक्ट वैल्यू तो याद नहीं रहेगी, बट ये याद रखना कि लेड पाइप्स पहले हम यूज करते थे, लेड की यूटेंसिल्स भी यूज करते थे। बट लेड से धीरे धीरे उस लेड पाइप से धीरे धीरे वो पानी में टूटते जाता था, जो हमारे लिए टॉक्सिक है। पीएच ऑफ पीने के पानी की भी रेंज पड़ी है, 5.5 से 9.5 में होनी चाहिए। बिकॉज पीएच तुम ज्यादा कम कर दोगे तो उसमें मेटल्स के आयन ज्यादा डिसॉल्व हो सकते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर H+ बन गया तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया, ज्यादा एसिडिक हो गया तो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा, और सॉल्ट वो मेटल पानी में डिसॉल्व करना चाहेंगे, बिकॉज पानी उसका सॉल्वेंट है। सल्फेट की वजह से हमें एक लैक्सेटिव इफेक्ट हो सकता है, मतलब ड्रग जैसे कि चक्कर आ रहे हैं, कॉन्शियसनेस जा रही है, सल्फेट की वजह से ऐसे इफेक्ट्स फील होते हैं। एक्सेस नाइट्रेट, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नाइट्रेट अगर ज्यादा हो गया तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। ये नाम तो मुझे भी नहीं बोलना आता, बट इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो बेबी बॉर्न होता है ना, वो ब्लू कलर का होता है, बिकॉज नाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन घट जाती है, और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन घट गई तो फिर वो नॉर्मल जो हमारा रेड स्किन कलर होता है वो नहीं हो पाता। फिर एक चीज हम डिफाइन करते हैं वाटर प्योरिटी चेक करने के लिए। पहली चीज है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट इज अ मेजर ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू कंज्यूम इट्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अगर BOD मेरा 5 ppm से कम है तो क्लीन है, और BOD मेरा 17 ppm से बड़ा है तो अनक्लीन है। ये डेटा है। BOD होता क्या है और कैसे मेजर करते हैं, ये देखते चलो। हम एक सैंपल लेते हैं पानी का जो हमें चेक करना है, उसमें हम वाटर भर देते हैं, सॉरी ऑक्सीजन उसमें हम सैचुरेट कर देते हैं, और उसमें अब कितना ऑक्सीजन हो गया हम ये मेजर कर लेते हैं कि उसमें हमने कितना पंप किया। फिर ये सैंपल हम 5 दिन के लिए अलग रखते हैं माइक्रोब माइक्रोब्स के साथ। फिर वो माइक्रोब्स के पास अगर ऑक्सीजन है तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिग्रेड कर पाएंगे। तो फिर कुछ 5 दिनों के बाद कितना ऑक्सीजन काउंट किया मिला, ये हम काउंट करते हैं, और फिर उन दोनों ऑक्सीजन के बीच में जितना डिफरेंस आता है उसको हम BOD कहते हैं। तो BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज जितना ऑक्सीजन नीडेड टू ब्रेक डाउन बायोलॉजिकल वेस्ट। इसलिए इट इज अ मेजर ऑफ चेकिंग कि कितना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। फिर सिमिलरली केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, ये हम यूज करते हैं बिकॉज BOD ना एक तो बहुत फ्लग बेस्ड है, बिकॉज माइक्रोब्स का सैंपल एक्टिव भी हो सकता है, नहीं भी एक्टिव हो सकता है। ऑक्सीजन तुम एक्यूरेटली कैसे मेजर करो, कर लिया तो भी तुम्हें 5 दिन लगेंगे। तो अभी हम ना केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD यूज करते हैं। तो इसमें हम पहले
ऑक्सीजन में एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट डालते, K2Cr2 से। ऐसी रिएक्शन होती है, एसिडिफाइड डालते तो ऑफ कोर्स में नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ K2Cr2O7 इज एस्टिमेटेड बाय टाइट्रेशन विद मोर सॉल्ट। इसका हम प्रैक्टिकल भी करते हैं। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत चैप्टर्स में आएगा। फेरस अमोनियम अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट .24H2, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये टाइट्रेशन तो कर लेंगे हम वो रिडॉक्स फिडॉक्स में, बट बेसिकली हम एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ करते हैं। फिर हम उससे नेसेंट ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, और फिर हम उससे उसमें ऑक्सीजन कितना है इसका पीपीएम निकालते हैं। पीपीएम तो हमें पता है, उसके पार्ट्स कितने हैं, डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स इन द सॉल्यूशन इनटू 10⁶ मिलियन में, बिलियन में 10⁹ हो जाता है। COD calculation is most precise as it oxidizes that matter which is resistant to microbial oxidation. I think self-explanatory. फिर भाई ग्रीन केमिस्ट्री डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ग्रीन सोल्यूशन टू टर्बिड वाटर, पाउडर ऑफ kernel of tamarind seeds have been found to be an effective material to make wastewater clean. It is non-toxic, cost-effective, and biodegradable. This powder is usually discarded as agricultural waste. The present practice is to use alum. It has been found that alum increases toxic ions. तो हम एलम की जगह जो टॉक्सिक आयंस प्रोड्यूस करता है उसकी जगह हम वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए टैमरिंड यूज कर सकते हैं। टैमरिंड के सीड्स, इलायची। क्वेश्चन बनना तो मुश्किल है वो टॉपिक, बट यार। ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, पहले हम टेट्राक्लोरोइथीन यूज करते थे। टेट्राक्लोरोइथीन का हम बनाना आता है, CnCl, there is a solvent for dry clearing compounds जो ग्राउंड वाटर कंटामिनेट करता है। कार्सिनोजेन भी हो सकता है। कार्सिनोजेन मतलब कैंसर कॉजिंग, मतलब उनका कुछ इफेक्ट हो सकता है हमारे डीएनए मॉडिफाई करने में जिससे कैंसर सेल्स एक्टिव हो पाए। द प्रोसेस यूजिंग दिस कंपाउंड इज बीइंग रिप्लेस्ड, जहां हम लिक्विडिफाइड CO2 यूज कर रहे हैं, और ये हम सॉल्वेंट कम कर देंगे तो ग्राउंड वाटर भी सेफ रहेगा। अभी हम ब्लीचिंग के लिए H2O2 यूज कर रहे हैं Cl2 की जगह। बस फैक्ट्स है कि एलम की जगह हमने टैमरिंड यूज किया, H2O2 हम यूज कर रहे हैं Cl2 की जगह, और लिक्विफाइड CO2 यूज हम कर रहे हैं ब्लीच में जो यूज कर आप इथीन टेट्राक्लोराइड की जगह। इंपॉर्टेंट चीजें तो मैंने बता दी स्टार करके, इससे इतने क्वेश्चन नहीं आते। BOD COD से शायद टाइट्रेशन कहा जाए। फिर बट इससे आ सकता है DDT का स्ट्रक्चर वगैरह पूछ सकते हैं। ये निकोटीन, DDT एल्डिड डाइड्रेन वाली चेन। फिर ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड वाली चेन वाली थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल फ्रॉग, केमिकल स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग, और जो नॉर्मल स्मॉग होता है उनके, क्लासिकल स्मॉग होता है उनके बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं असर्शन के टाइप को कंफ्यूज करने के लिए। और ये रिएक्शन स्टार्टिंग में, और ये फैक्ट कि क्लोरीन का नाइट्रेट यूज करते ClO NO2 NO3, जिसकी वजह से एंटार्क्टिका में डिप्लीशन हो रहा है, और ये रिएक्शन हमारी बस स्प्रिंग में ही होती है। सो या दैट्स इट, थैंक यू फॉर रिवाइजिंग एनवायरमेंटल केमिस्ट्री।